आपके स्टेटमेंट से जैसे अभी ये कंट्रोवर्शियल कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बिकॉज पीपल फॉलो यू, पीपल रिस्पेक्ट यू। इतनी अर्जेंसी है ना, इतनी प्रॉब्लम है, इंस्टेंट लोन ले ले, वहां पर इंस्टेंट लोन ले ले। अरे एयरटेल पेमेंट्स बैंक देता है आपको इंस्टेंट लोन, ले लो ना। क्या शेयर मार्केट इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, इंट्राडे पर लगे रहते हैं। ये बर्बाद कर देगा आपको। मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरी हैसियत है कि मैं 10 लाख रुपए का कैपिटल रिस्क एलोकेट कर सकता हूँ। रिस्क नहीं, ओके एलोकेट कर सकता हूँ। ये 1% भी नहीं है मेरे टोटल कैपिटल का। देखो मैं यहाँ पे ना कोई आपको हवा में बात बताने का कोई सेंस नहीं है किसी को भी, क्योंकि आजकल सारी बातें हवा में चल रही है। क्या रीजन है, क्यों कुछ लोग बहुत वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और क्यों बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में। जो इस दुनिया में हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, लेकिन क्या वो सही तरीका है, क्या वो सही टूल्स हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं। क्या टूल्स सही हैं, क्या टूल्स सही नहीं हैं, कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, घर लेना एसेट है या लायबिलिटी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पैसों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो आपके दिमाग में रहती होंगी। यकीन मानिए इस पॉडकास्ट को जब आप पूरा देखेंगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलने वाली है। और इसके बारे में बात करने के लिए जो स्पीकर हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको काफ़ी डीपर लेवल की नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, वेल्थ के बारे में। और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में बहुत लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। सो ही इज़ नन अदर देन आदित्य सैनी। सो आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। थैंक यू सो वेरी मच आदित्य। सो आदित्य, विदाउट एनी फर्दर डिले, जस्ट आपसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था और मुझे पता चला कि आपने बहुत यंग एज में काम करना शुरू कर दिया एंड आप एक सीए बैकग्राउंड फैमिली को बिलोंग करते हैं आप। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी इंसान से बात करो, हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है एंड मनी, पैसे के मामले में तो हर कोई बहुत तरक्की चाहता है। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे आर हाईली टैलेंटेड, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, बहुत स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो पैसे बहुत अच्छे बना रहे हैं। दे आर हाईली सक्सेसफुल, वेल्थ वाइज भी देखा जाए और कैरियर वाइज भी देखा जाए। तो ये ऐसा क्या रीज़न है, क्यों कुछ लोग बहुत वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और क्यों बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं? क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंडसेट है उसके पीछे? सी, पहली बात तो वेल्थ एंड मनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। Okay. ओके, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी बट दैट एक्चुअली डज नॉट मीन दैट यू आर वेरी वेल्दी। ओके। तो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली फॉर सपोज, सी वेल्थ आपकी बनती है एसेट से, ठीक है। तो आपके पास जब पैसा है, अगर वो पैसा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड है, चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू हो, चाहे वो कैश फ्लो के थ्रू हो, तो आप वेल्थ क्रिएट करते हो इन लॉन्ग टर्म। करेक्ट। ठीक है। आपने पूछा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं, डिस्पाइट के वो उतने अच्छे बैकग्राउंड से आ भी जाते हैं, नहीं भी आते। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। राइट। कुछ लोग नहीं आते हैं, वो तो भी कर लेते हैं। राइट। तो इसका एक सिंपल सा चीज़ ये है, ये माइंडसेट वाली बात है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू लुक एट मनी। ओके। तो आप पैसे को देखते किस तरीके से हो, ये उस पर डिपेंड करता है। सो द आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट मनी इज दैट इट इज़ अ टूल है पैसा, बस, और कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको पैसा एक टूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, मतलब आपको लगता है कि ये सब कुछ है, तो भी आप परेशान रहोगे। और अगर आपको ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है, पैसा क्या होता है, हाथ का मैल है, तो भी आप परेशान ही रहोगे फाइनेंशियली। मनी इज एक्चुअली अ टूल जो आपको एनेबल करता है कि आप चीज़ें करो। आप कहीं जाओगे तो पैसा लगता है, कहीं से आओगे तो पैसा लगता है, कुछ Right. खाओगे तो पैसा लगता है, कहीं बैठोगे तो पैसा लगता है। करेक्ट। वेरी ट्रू। इलाज कराने जाओगे तो पैसा लगता है। तो पॉइंट ये कि इट इज एक्चुअल मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। राइट। राइट, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। राइट। करेक्ट। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था। भाई मेरे पास गेहूं है, आपके पास राजमा है, मेरे को थोड़ा राजमा दे दो, मेरे से थोड़ा गेहूं ले लो। राइट। सही बात है। अब उसकी जगह क्या आ गया, पैसा आ गया।
ताकि आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो, मुझे जो चाहिए मैं वो ले सकता हूँ, जिससे चाहूँ उससे ले सकता हूँ, क्योंकि पैसा सबको ही एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी सी आ बात। गई, लिक्विडिटी हो गई। तो अगर आप मनी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मनी इज नन अदर देन अ टूल जो आपको एनेबल करते हैं चीजें करने के लिए। राइट। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं वेल्थ, मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप पैसा कमाते हो और उस पैसे को इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में लगाते हो, तो वहां से आपको क्या आ रहा है? इनकम आ रही है ना। तो Right. बेसिकली वो एसेट आपको मनी प्रोड्यूस करके दे रहा है और आप उस मनी को यूज कर पाते हो। दिस इज हाउ वेल्थ इज जनरेटेड इन द लॉन्ग टर्म। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते? सीधी सी बात है कि वो पैसे को देखते किस तरीके से हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लगता है ये देखकर कि देखो, लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि पीपल वांट टू बिकम रिच, दे वांट टू बी सीन एज रिच, दे डोंट वांट टू बिकम वेल्दी। रिच एंड वेल्थ, बिकमिंग रिच एंड बिकमिंग वेल्दी इज टू डिफरेंट थिंग्स। रिच इज ऑलवेज विजिबल, वेरी ट्रू। रिच आपको हमेशा दिखेगा, वेल्थ आपको दिखाई नहीं देगी। वेल्थ इज ऑलवेज हिडन। आप किस इंसान को देखकर ये सोचते हो कि ये आदमी पैसे वाला है? बताओ। जनरली अपीयरेंस को देख के हम जज कर रहे होते हैं लोग, Correct. गाड़ी से, मोबाइल से, गाड़ी उसके से, मोबाइल से, क्लोथिंग ये सब से, चीजों उसके से। लाइफस्टाइल से। वेरी पर ट्रू। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो गाड़ी, मोबाइल, चाहे उसने कुछ पहना हो, इनमें से ज्यादातर चीजें लायबिलिटीज हैं, ये एसेट्स नहीं है। वेरी ट्रू। राइट। तो बात ये है कि आपको जो दिख रहा है, आप उससे अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहे हो उस आदमी की कि ये आदमी अमीर है। पर क्या पता कोई आदमी कुछ भी ना आपको दिखा रहा है, मतलब उसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, एकदम नॉर्मल फोन चलाता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। क्या आप उसको देख के बता सकते हो कि ये वेल्दी है या नहीं है? सो आदित्य, मैं समझ पा रहा हूँ। सो द बेसिकली द इमेज दैट इट्स क्रिएटेड इन आवर माइंड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इमेज। ये हमारी Yes. प्रोग्रामिंग गलत हो रखी है पैसे को लेकर और वेल्थ को लेके। वेल्थ इज ऑलवेज हिडन। वेल्थ इज ऑलवेज हिडन। रिच इज विजिबल। तो जरूरी नहीं है जो रिच दिख रहा है वो एक्चुअली में वेल्दी भी है। करेक्ट। और जरूरी नहीं है जो एक्चुअली में वेल्दी है वो रिच दिखे। राइट। वेल्थ इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर आईज। आप Right. देख नहीं पाओगे। वेरी ट्रू। तो जैसे मैं आपको एक बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप राधा किशन दमानी जी को देखो, ठीक है, फाउंडर ऑफ डीमार्ट। यस यस। राधा किशन दमानी सर थोड़े फेमस हैं, लोग जानते हैं कि ही राधा किशन दमानी सर। पर मैं आपको बताता हूँ, आज से 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 2012-13-14 के आसपास, उस टाइम पर भी डीमार्ट के पास 30-40 स्टोर्स के आसपास थे जी। उन्होंने 30 के आसपास स्टोर्स कर लिए थे अपने, रिटेल स्टोर्स। क्या राधा किशन दमानी सर उस टाइम पे वेल्दी नहीं थे? बिल्कुल थे, उस समय भी थे ना। यस। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। आज भी अगर आप देखोगे उनको हार्डली आपको कोई इंटरव्यूज मिलेंगे ऑनलाइन। नॉर्मल एकदम वाइट कपड़ों में रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, आप देख के बता भी नहीं सकते हो। मतलब अगर आप उनको पहचानते ही नहीं हो बाय फेस, आप कभी बता ही नहीं पाओगे ये आदमी के पास पैसा भी है। दमानी जी, सही बात। आप समझ पा रहे हो? तो दिस इज द थिंग, वेल्दी तो वो आज से 10 साल पहले भी थे। करेक्ट। आज आपको उनके बारे में पता है क्योंकि आज डीमार्ट हद से ज्यादा बड़ा हो गया है। 4-4.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है, लोग जानने लग गए हैं नाम, और सब कुछ पब्लिक है। अगर वो पब्लिक नहीं होता तो शायद आपको पता भी नहीं लगता कि वो इतने वेल्दी है। वेरी ट्रू। तो आदित्य, आपने बताया बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफरेंशिएट किया बिटवीन द मनी एंड वेल्थ, और अमीर दिखना और वेल्दी होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नाउ बात ये करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका, जैसा आपने बताया कि हाउ यू ट्रीट द मनी, हाउ यू आर एंगेज विद द मनी। तो अगर किसी को, जैसे कुछ लोग होते हैं इम्पल्सिव बायर होते हैं, सेल्स आ गई तो लेना ही लेना है, राइट। कुछ लोग होते हैं बड़े सोच समझ के लेते हैं, राइट। तो एक इंसान को अगर पता करना हो कि मेरा नेचर कैसा है मनी को लेके, तो इज देयर एनी वे टू फिगर इट आउट कि मैं असेस कर पाऊँ अपने आप को कि हाउ आई डील विद द मनी, मेरे इमोशंस कैसे होते हैं मनी को लेके? सी, मैं आपको ये वाली चीज़ थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, बिकॉज आई हैव बिन देयर डन दैट। मैंने भी बहुत इम्पल्सिव परचेजेस करे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि नहीं करे हैं। यस। मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ। यस, इवन आई डिड। राइट। और इम्पल्सिव परचेजेस करने के बाद जब मैं उन चीज़ों को देखता था अपने आसपास, मुझे रियलाइज़ होता था कि ये क्या है, ये तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये क्यों ले लिया मैंने, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपना बिहेवियर समझना है पैसे को लेकर, कि आप असेस करना चाहते हो कि मेरा बिहेवियर कैसा है, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड लुक एट द मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट।
ओके। अब आप बोलोगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जब आप अपने आस-पास की चीज़ें देखोगे, आप अपने आस-पास की चीज़ें देखकर ये समझो, ये देखने की कोशिश करो कि इसमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं रेगुलर बेसिस पर यूज़ करता हूँ और उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बस है, जिसका कोई काम नहीं है। आपको अगर 50-60% से ऊपर का रेशियो मिल रहा है, 50% से ऊपर का अगर ये रेशियो है, 40-50% से ऊपर का, तो मतलब आप एक बहुत ही इम्पल्सिव बायर हो। अगर आपके घर में 40 सारी चीज़ें हैं, अगर फॉर सपोज़ आप लिखो एक पेन पेपर पे कि मेरे घर में कितने आइटम्स हैं, राइट। ठीक है? ये किचन के डब्बों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। मोटी चीज़ें जो आपको यस, दिख रही यस, हैं। राइट। आप उसमें से अगर आपको मान फॉर सपोज़ आपके पास 100 आइटम्स हैं घर में, टोटल मिला के 100 चीज़ें हैं। मैंने करेक्ट। सब कुछ लिख लिया। अगर 100 में से 40-50 मैक्सिमम 50 अगर 40 से ऊपर है, ऐसी चीज़ें जो मैं जिसका कोई काम नहीं है, वंस इन अ व्हाइल, साल में 6 महीने में एक आध हार्डली बार कभी यूज़ यूज़ करती होता है, हैं, राइट। तो मतलब आप एक इम्पल्सिव बायर हो। अगर वो 40 से नीचे है, तो मतलब आप ठीक हो, सही ठीक है, है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 20 से नीचे है, तो आप एक बहुत ही रैशनल बायर हो। वेरी ट्रू। अगर वो 40 से ऊपर है, तो आप एक इम्पल्सिव बायर हो। हुँ, 40 से कम है, लेकिन 20 से ज़्यादा है, तो आप ठीक-ठीक करते हो कि चलिए कभी मन कर लिया, ले लिया। और अगर 50-50 आप कैटेगरी। 20 से भी नीचे है वो, हुँ, अगर आपके 100 आइटम में से 20 आइटम से भी कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हो, ये बस हैं, आपने ले ली थी, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही रैशनल बायर हो। पैसे को लेकर रैशनल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज भी कहीं पर खाना खाने जाता हूँ ना, मैं हमेशा उस चीज़ को डाइन आउट से या ज़ोमैटो से प्री बुक करता हूँ उस जगह को। क्यों करता हूँ? क्योंकि डिस्काउंट्स मिलते हैं। सी बात ये नहीं है कि 1500 रुपए का बिल आएगा तो मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, बिल्कुल दे दूँगा। बट बात ये है कि अगर मैं वो 1500 रुपए का बिल 1000 रुपए पर ला सकता हूँ, तो क्यों ना लाऊँ? अगर ऑलराइट। मेरी 4-5 मिनट की मेहनत, 2-3 मिनट की मेहनत, इतना ही तो मेहनत है। आजकल सब कुछ टेक हो गया है, तो सही फ़ोन बात। निकाल कर बस मेरे को देखना है, अच्छा, हम मान लो फॉर सपोज़ हम 4 लोग जा रहे हैं खाना खाने। हुँ, क्या मन है? आपका क्या मन है? आपका क्या मन है? आपका क्या मन है? अच्छा, इंडियन, सबने बोला कि इंडियन खाएँगे, ठीक है। आई फाउंड अ गुड इंडियन प्लेस, आई बुक्ड इट, मैंने पहले बुक कर ली। मैंने पहले बुक करके वहाँ पे जो भी पैसा बचाया, कितने एडवांटेजेस चीज़ है ये। अब चाहे मैं बिल दे रहा हूँ, तो भी पैसा बचा। राइट। कोई और कहता है कि नहीं-नहीं मैं बिल दूँगा, मैं आपको नहीं देने दूँगा इतने। तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने यहाँ से आपका यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, बिल आप पे कर दो। लेकिन तब भी 500 अगर बचे, आपका 1500 का बिल 1000 का हुआ, 500 आपके बचे, चाहे सामने वाले के बचे, दोनों में फ़ायदा है ना आपको। आपके बचे तो आपके पैसे बचे, राइट। सामने वाले के बचे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ी। वेरी ट्रू। यार, यू हेल्प्ड हिम सेव मनी। करेक्ट, करेक्ट। चाहे उसको 500 रुपए से ना फ़र्क पड़ता हो, राइट। बट आप इतने थॉटफुल तो हो पैसे को लेकर कि पैसा किसी का भी लग रहा है, बच सकता है तो बिल्कुल बचाओ। वेरी सो ट्रू। दिस इज रैशनल थिंकिंग। पैसे को लेके आप किस तरीके से सोचते हो, कैसे देखते हो, उसको रैशनल थिंकिंग कहते हैं। अब बहुत लोग ना इसको कंफ्यूज कर देते हैं। रैशनली थिंक करना कंजूस होना नहीं होता, मैं और कंजूस होना रैशनल होना नहीं होता। कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। देखो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, और अगर देख रहा होगा तो कोई वो जान जाएगा कि बात उसी की हो रही उसी है, के लिए हो रही है। ठीक है। तो काफ़ी साल पहले की बात है, आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं इस बात को। तो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद। तो उन्होंने बोला, उसका ना एक अर्जेंट फ़ोन आ गया कि उसको कोई सामान पिक करना था, और वो 4-5 स्टेशंस आगे था, अगर मैं मेट्रो के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो। तो उस दिन ना थोड़ा टाइम का क्रंच भी था, मेरे को भी उसको भी। तो हुआ ये कि मैंने उसको कहा कि मैंने कहा 4-5 स्टेशंस की बात है, यू टेक द मेट्रो, हुँ, और अगर ज़्यादा ही टाइम बचाना है या कोई दिक्कत है तो टेक एन ऑटो, जल्दी से पहुँचा देगा, जल्दी से ले आएगा, टाइम बचेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने टाइम क्रंच के बावजूद भी वो उसने 6 ऑटो बदले, और उसके बाद जाके एक ऑटो में बैठी, क्यों? 10 रुपए सेव करने के लिए। माय गॉड! इसको कहते हैं कंजूस होना, कि आपको अपने टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है कि आप 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते हो। ठीक राइट। बात है। इसको रैशनल होना नहीं कहते। जो रैशनल थिंकर्स होते हैं ना, जो रैशनली सोचते हैं पैसे को लेके, वो कहते हैं यार देखो, मेरे को अगर टाइम बचाना है ना, और मेरा पैसा लग रहा है, मैं लगा दूँगा, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जिस इंसान को बस ये होता है कि कैसे भी करके मैं बस पैसे बचा लूँ, हुँ, वो एक्चुअली में रैशनल थिंकर्स नहीं है, वो कंजूस हैं। तो आप रैशनली सोचो पैसे को लेकर, कंजूस बनकर मत सोचो। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
रैशनल बंदे को पता होता है कि मैं पैसा कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, कितना स्पेंड कर रहा हूँ, किस चीज के लिए स्पेंड कर रहा हूँ। कॉन्शियस होता है पैसे को मैंने लेके। अगर 3 दिन पहले भी कहीं पर बाहर खाना खाया ना, मेरे को अपने बिल का एग्जैक्ट अमाउंट याद है। क्यों याद है? इसलिए थोड़ी याद है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो 280 रुपए का हो, चाहे वो 2000 रुपए का हो, मुझे याद है। बिकॉज दिस इज हाउ रैशनली यू कैन थिंक अबाउट मनी, यू नो दैट हाउ मच यू स्पेंट। वेरी नाइस। सो बात ये है कि आप अपने आसपास देखो और उसमें से आप यही लिस्ट डाउन करो। ये बेस्ट तरीका है। ये आपको, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का तरीका है, आपको बताएगा कि आप पैसे को लेकर रैशनली सोचते हो या आप बहुत इरैशनली सोचते हो या आप बहुत ही इम्पल्सिवली पैसा स्पेंड करते हो। वेरी ट्रू। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आई रियली लव्ड द वे यू एक्सप्लेन। थैंक यू थैंक सर। यू आदित्य। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आज पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, पैसे को ग्रो करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, राइट? तो मैं एक सिंपल सा पर्सनल फाइनेंस का फॉर्मूला जानना चाहूँगा कि लेट्स एग्जांपल, अगर मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ में मैं कितना पैसा कहाँ कहाँ पर एलोकेट करूँ, राइट? अगर एक ऐसा 30 to 40 एज ग्रुप का बंदा है, तो व्हाट शुड बी दिस एलोकेशन? लाइक घर, See, हाउस होल्ड के लिए, सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि फॉर सपोज कोई 50,000 बचा रहा है, मतलब कोई 50,000 कमा रहा है, राइट। उसको अगर आप ये वाला रूल दोगे ना, 50-30-20 वाला, तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000 रुपये होता है। 30% कितना होता है? 15,000। 15,000 रुपये होता है। और 50% कितना होता है? 25,000 रुपये होता है। लेकिन अगर वो उसका 25,000 रुपये मान लो सिर्फ रेंट ही रेंट है, तो वो खाना कैसे खाएगा? सो और पैसा लगेगा, राइट? राइट। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप ये देखो, सबसे पहले कैलकुलेट योर लिविंग एक्सपेंसेस। और लिविंग एक्सपेंसेस में मौज मस्ती नहीं हो रही। लिविंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आप जो रोज के बेसिस पर खाना खाते हो वो, आप जहाँ रहते हो उसका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपका ट्रैवल पे कोई पैसा खर्च हो रहा है वो, और ग्रोसरी जो भी, आप उस लिविंग एक्सपेंस को कैलकुलेट करो। उस लिविंग एक्सपेंस के अंदर से आप ये फिगर आउट करो कि इसमें से कौन सा अननेसेसरी एक्सपेंस है जो मैं कर रहा हूँ या जिसको मैं कट डाउन कर सकता हूँ। आप उसको कट डाउन कर लो। उसके बाद आप ये फिगर आउट करो कि अब मेरे पास पैसा कितना बचता है। जो भी आपके पास पैसा बचा है, उस पैसे का जो बचा हुआ पैसा है आपके पास, उस बचे हुए पैसे का आप 25% के आसपास अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च कर लो। वॉन्ट्स पे खर्च कर लो, कुछ लेना है ले लो, कहीं बाहर जाना है चले जाओ। और कोई बोल रहा है मेरी इनकम बहुत कम है, तो भाई आपका बाहर जाना बनता नहीं है, आपका मौज मस्ती करना अभी बनता नहीं है। अभी आपका काम है अपनी इनकम को बढ़ाना। सीधी बात है। देखो, सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा, राइट? जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मेरे दोस्त तब बोलते थे यार यहाँ चलते हैं खाने, ये चलते हैं, ये ट्रिप मार लेते हैं। भाई आई कैन नॉट अफोर्ड इट, नहीं जा सकता मैं। आपको ना बोलना आना चाहिए। जो लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं उनमें क्वालिटी होती है, उनको ना बोलना आता है। सही टाइम पर सही वक्त पर ना बोलना आता है कि नहीं। दे से नो टू अपॉर्चुनिटीज विच दे कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन। दे से नो टू आउटिंग्स विच दे कैन नॉट अफोर्ड। सीधी सीधी बात है, यू हैव टू से नो। उसके बाद आपके पास जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस काटने के बाद अब जो पैसा बच गया, फॉर सपोज आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस काटने के बाद 50,000 रुपये बचते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये कोई 1 लाख रुपये कमाता है उसकी बात हो रही है, सारे एक्सपेंसेस उसने काट लिए। अब उसके पास 50,000 रुपये बचा है। 50,000 रुपये का 25% आप स्पेंड कर सकते हो अपनी वॉन्ट्स के ऊपर। ओके, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मोटा मोटा उसके बाद जो है वो सेविंग्स पे। हाँ, उसके बाद जो पैसा आपके पास बच गया है वो पैसा आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अब वो कहाँ हो सकता है वो आप फिगर आउट करो। आप उसको स्टॉक्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक्स इंडिविजुअली बाय मत करो। ओके। आप बॉन्ड्स में भी डाल सकते हो। आप चाहो तो उसे सेव भी करके रख सकते हो कि आप एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो। और हो सकता है कि आप उसको अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, राइट? लोगों से मिलो जाकर, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, राइट? एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि आपको जो चीज़ एक्सपीरियंस सिखा देगी ना, वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। कोई किताब नहीं सिखाएगी, कुछ भी नहीं सिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर ने मेरे से बहुत पहले कहा था कि तेरे को कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज़ होगा कि लोग जितने अच्छे दिखाई देते हैं ना, वो एक्चुअली में उतने अच्छे होते नहीं हैं। तो जस्ट बिकॉज यू आर नाइस दैट डज नॉट मीन दैट एवरीवन विल बी नाइस टू यू।
मुझे लगता था ये बात थोड़ी ना होती है। इफ़ आई एम नाइस टू समवन दे विल ऑल्सो बी नाइस टू मी, राइट? और अगर कोई अपने आप को अच्छा दिखा रहा है तो वो अच्छा ही होगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए मैंने, उसमें पैसा भी खराब हुआ, टाइम भी खराब हुआ, एनर्जी भी खराब हुई, यू नो, मेंटली फिजिकली आप थोड़े से टायर्ड हो जाते हो जब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन उससे मैं ये सीखा कि ही वाज राइट। करेक्ट। और ये चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद पाओगे। आप समझ रहे हो? ये आपको एक्सपीरियंस लेके ही समझ में आएगा कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वेरी ट्रू। सो दिस इज हाउ इट इज। ग्रेट। तो आदित्य, मैं आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन लाइफस्टाइल पे। हाँ बट हाँ, इट इज़ वेरी आपने सब्जेक्टिव। और ये नो बोलने वाला जो है ना, ये कई बार लोग दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में ना नहीं बोल पाते। भले खुद के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़े, खुद के लिए लोन लेने पड़े, खुद डिप्रेशन में स्ट्रेस में आ जाए, लेकिन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो व्हेन इट कम्स टू मनी और एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मैं पॉइंट ऑफ एक टाइम। बात बोलता हूँ, बहुत लोग इससे हो सकता है ऑफेंड हो जाएं, बट ये बहुत सही है। जब बात दौलत की हो ना, बेशरम बन जाओ। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेशरम बन जाओ। इवन घर वालों के लिए भी। मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। जैसे घर के लोग कुछ डिमांड करते हैं एंड देयर इज नॉट अ बजट फॉर दैट। आपके माता पिता को छोड़कर, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, आपके माता पिता को छोड़कर कोई आपका सगा नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपका सगा नहीं है। ओके। सिर्फ आपके पेरेंट्स के साथ का एक ऐसा रिश्ता है जो जिस जिस रिश्ते की लॉयल्टी आपकी तरफ सरकमस्टेंशियल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ इसको। लॉयल्टी इज सरकमस्टेंशियल इफ इट इज नॉट अबाउट पेरेंट्स। कैसे? आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा ना, हम्म। वो तो भी आपको प्यार करेंगे। आपके दोस्त के पास पैसा नहीं होगा ना, वो आपको प्यार करने के बारे में बाद में सोचेगा, पहले कहेगा भाई पैसा लाओ। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। जब आपके पास पैसे में तो खुशबू होती है, देखो सर, जब आपके पास पैसा आएगा ना, सबसे पहले आपका जो फायदा उठाया जाएगा वो आपके रिश्तेदार ही फायदा उठाएंगे आपका। हम्म। दोस्त यार बाकी बाहर के लोग बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले यही चीज होगी। हम्म। आपके पेरेंट्स को छोड़कर कोई आपका सगा नहीं है व्हेन इट इज अबाउट मनी। ट्रू। आप ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, बुरी लगे अच्छी लगे कुछ भी लगे, करेक्ट। ठीक है? हर किसी लॉयल्टी इज सर्कमस्टेंशियल इफ इट इज नॉट अबाउट पेरेंट्स। गॉट इट। जब लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? उनकी बीवियां भी चली जाती हैं। इतने साल से तो साथ थे, अब क्या हुआ? कहाँ गई लॉयल्टी? सर्कमस्टेंशियल है। बहुत ही, अगर आप लकी हो तो आपको जिंदगी में, सी इट इज ऑल्सो अबाउट लक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कि लोग ये ऐसे नहीं होते। जनरलाइज चीज नहीं है, यस। मतलब ये 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन 95% सच है। 95 to 98% सच है। वो 2% का एक्सेप्शन आप लेके चल सकते हो कि आप बहुत लकी हो कि आपको जिंदगी में ऐसे दोस्त मिले हैं, ऐसा पार्टनर मिला है जिसकी लॉयल्टी आपकी तरफ सर्कमस्टेंशियल नहीं है। राइट। जब आपके हालात बदलेंगे ना, अनकंडीशनल है वो आपके लिए। देखो अनकंडीशनल है। आपके हालात जब बदलते हैं या फिर सामने वाले के हालात जब बदलते हैं, उनके व्यवहार बदलते हैं। हम्म। सामने वाले का व्यवहार उसके हालात बदलने पर और आपके हालात बदलने पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। वेरी ट्रू। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को घोट के पी जाओ, उतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए लाइफ, उतने कंफर्टेबल हो जाओगे। एफर्टलेस हो जाएगी। बोलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात। तो आदित्य, बहुत रिलेशनशिप पे आपने बात की। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आज देखें तो पिछले जब से लॉकडाउन लगा, इतने सारे अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं, इतना सारा सोशल मीडिया पे कंटेंट है, और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है लोगों को कि सारा काम छोड़ के वो सुबह से लेकर शाम तक इंट्राडे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। मतलब कई बार तो लगता है इनको एडिक्शन हो गया है। बहुत लोगों ने अपनी सेविंग्स ख़त्म कर दी, बर्बाद हो गए, मतलब है ना, और फिर भी मतलब लोन लेके उधार लेके, मतलब तो क्या शेयर मार्केट एक इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, इंट्राडे पे लगे रहते हैं? क्या ये सही है? और अगर इससे बचना है तो व्हाट शुड बी द माइंडसेट? मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और आज आज ही की बात है, मेरे को वहाँ से ये वाली चीज़ फील हुई, ठीक है? ट्रेडिंग की अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, देखो ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके।
आप ऑनलाइन जाओगे, आपको ऑनलाइन जब आप कोई भी वीडियो देखोगे ना रिस्क मैनेजमेंट पे, तो वो लोग बताते हैं आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसे काम करता है कि फॉर सपोज आपके पास 3 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, तो और आप फॉर सपोज 10% का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपको अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको 1:2 या 1:3 तो चाहिए ही चाहिए। तो आप 30,000 रुपए की फाइट कर रहे हो, 10,000 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। इस तरीके से यू कैन मैनेज रिस्क। मैं आपको रियलिटी बताऊं, दिस इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। ये बर्बाद कर देगा आपको। मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेज कैसे होता है, एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। और यस। वो कोई बताता नहीं है, क्योंकि अगर बता देंगे ना तो आधे से ज्यादा लोगों को ये लगेगा कि यार हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं हमारी लाइफ पे, तो फिर वो कंटेंट नहीं चलेगा या लोगों को लगेगा कि अरे यार ये कैसी कोर्स बात है। नहीं बिक रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं बिक मैं रही आपको है। रियलिटी बताता हूँ, देखो हाँ। किसी ने ना हमारे को बोला कि यार तुमने कभी ट्रेडिंग करी है क्या, करी है तो दिखाओ ना, हिसाब दिखाओ, ये वो फलाने का। देखो मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ, मैं अगर दिखा भी दूंगा ना तो आपको सिर्फ वो चीज़ देखकर समझ में नहीं आएगा पूरा। जितने पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो उसका कम से कम 10x आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब आपका वो 10x इन्वेस्टेड है, अब आप एक चीज समझो, मैं आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन देता हूं, उससे लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको 10 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग करने का मन बनाते हो कि 10 लाख रुपए से मैं अब बहुत पैसा बनाऊंगा, करोड़पति बनने की रोड पे निकल गया हूं मैं, 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया मैंने, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। अगर आपका 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है ना, तो आप ये सोचो कि ये 1 करोड़ रुपए का 10% कितना होता है? 10 लाख रुपए। मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरी हैसियत है कि मैं 10 लाख रुपए का कैपिटल रिस्क एलोकेट कर सकता हूँ। रिस्क नहीं, ओके, एलोकेट कर सकता हूँ। ओके, आप समझ रहे हो? एलोकेशन और डिप्लॉयमेंट में फर्क है। कैपिटल डिप्लॉयड इज नॉट कैपिटल एलोकेटेड। ओके। कैपिटल एलोकेशन ये है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रखा है, अब मैं 10 लाख रुपए एलोकेट कर रहा हूं कि ये 10 लाख रुपए पे मैं अपने ट्रेड्स लूंगा या जो भी सारी चीजें करूंगा। पर आपको 10 लाख रुपए को डिप्लॉय नहीं करना है। ओके। आपको डिप्लॉय करना है 4 लाख रुपए। ओके। और आप जो ट्रेड लोगे वो लोगे आप 4 लाख रुपए से। ओके। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, और जब आप 4 लाख रुपए से ट्रेड लोगे ना, अब अगर आप 1:3 का रेशियो लेकर चलते हो, मान लो अगर आप बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, देखो सेलिंग में तो आपके विन रेट ज़्यादा होता है लेकिन आपका रिटर्न भी कम होता है कंपेरेटिवली। अब आप ये समझो अगर मैं 4 लाख रुपए से ऑपरेट कर रहा हूँ और अब मैं 1:3 पे खेल रहा हूँ, ओके, तो मैंने अगर नुकसान किया 10% का, तो मैंने कितना नुकसान किया? 40,000 का। और मान लो मैं 3 पे 1.2 लाख ले रहा हूँ, तो मैं 1.2 लाख रुपीस के आसपास का प्रॉफिट कर रहा हूँ। राइट। ठीक बात है। आप मेरे को ये बताओ, जो 40,000 रुपए है, अगर ये मेरा लॉस हो भी जाए तो ये मेरे टोटल कैपिटल का कितना परसेंट है? 4%, अप्रॉक्स 4%। नहीं, 1 करोड़ का 0.4%। ओके। ये 1% भी नहीं है मेरे टोटल कैपिटल का। यस, यस। तो मेरे लिए यहां पर इमोशंस उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। मैं उतना इमोशनली नहीं सोचूंगा कि मैं ओवर ट्रेड करने लग जाऊं या मैं गंद मचा दूं मार्केट में, क्योंकि मेरे टोटल कैपिटल का 0.4% आज मेरा लॉस हुआ है, स्टेक पे है। आप समझ रहे हो? तो मैं 1 करोड़ रुपए पे 40,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं। अफोर्डेबल है? 100%। सही बात है। पर आपके पास अगर है ही 4 लाख रुपए और उस पर आप 40,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, इमोशंस आ जाएंगे। करेक्ट। आपके इमोशंस आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से मिस्टेक यही हो रही है लोगों से कि दे डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट दैट अभी आपने जो शेयर किया हुआ है। जितना पैसा है, मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं है, किसी और ने 10 बता लाख दिया। रुपए मैंने क्यों बोला कैपिटल एलोकेशन, क्योंकि आप ये समझो कि ये जो 10 लाख रुपए है ना, इसमें से सिर्फ 4 लाख पे हम ट्रेड ले रहे हैं। बाकी ये जो 6 लाख रुपए का है ना, ये ड्रॉ डाउन और कंटिजेंसी फंड है कि अगर ड्रॉ डाउन आ गया तो इसमें पैसा रिप्लेनिश करना है। ओके। अगर कंटिजेंसी मान लो कोई ट्रेड खराब चला गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो यहाँ से पैसा डाल के यहाँ ले सकते हैं। तो ये 6 लाख रुपए का बैकअप है, 4 लाख रुपए कैपिटल डिप्लॉयड है, उस पे हम काम कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। तो तब जाकर आप बिना इमोशंस को बीच में लाए, बिना कचरा फैलाए,
मार्केट में ट्रेड करके कुछ पैसा बनाने का सोच सकते हो, और वो पैसा बन भी जाएगा आपका, क्योंकि आप अब रैशनली काम कर रहे हो, आप इमोशनली काम नहीं कर रहे हो मार्केट में। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब वही है, अगेन पैसे की बात जब आती है क्योंकि तो उन्हें पता है क्या लगता है, लोगों को ये लगता है दैट ट्रेडिंग इज अ वे जहां पर वो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करेंगे। एग्जैक्टली, तो उनको ये है कि मैं ये 4 लाख रुपए का 10 लाख रुपए कैसे करूं। बिल्कुल। आप समझ रहे हो? देखो, बड़े कैपिटल पे छोटा रिस्क लेकर छोटा रिवॉर्ड कमाना आसान होता है। छोटे कैपिटल पर बहुत बड़ा रिस्क लेकर बहुत बड़ा कैपिटल कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 100 में से 1000 में से कोई एक बंदा कर पाता है, और हर किसी को लगता है कि वो 1000 में एक मैं ही हूं। ये प्रॉब्लम है। मेरी लॉटरी लगेगी। तो आदित्य ये बताएं मुझे कि अगर दो चीज़ों की बात होती है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट, जो आप म्यूचुअल फंड से और अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, दूसरा होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो कोई ऐसा रेशियो है, मतलब मैं भी थोड़ा सा स्टडी करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इज देयर एनी डेटा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से लोगों ने बहुत पैसा बनाया हो? मतलब मैंने नहीं, 99% लोगों को निपटते देखा हुआ है। डेटा तो बोलता है 93%, सेबी का डेटा है ये, सेबी का डेटा, सेबी का डेटा है कि 93% ट्रेडर्स पैसा का नुकसान करते हैं, और एवरेज लॉस है 1.2 लाख रुपीस। माय गॉड, मतलब सेबी फिर का भी डेटा समझते है। नहीं है। जब आपको इस देश की स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी बता रही है कि भाई ये एक्चुअल डेटा है, मार्केट में ये चल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कोई 30 मार खाऊं? सो अल्टीमेटली मतलब अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, सो द रियल वे इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, राइट। तो अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर मुझे अपने कैपिटल को अप्रिशिएट करना है, सो व्हाट इज द राइट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिनमें हमें करना चाहिए? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स आपकी जेब में पैसा कितना है। लेट्स एग्जाम्पल, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, राइट, मतलब 1 करोड़ आज नहीं है, बट लेट्स एग्जाम्पल हर महीने वो 1 लाख रुपए स्पेयर कर सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या देखो, अगर फाइनेंशियल आपके इंस्ट्रूमेंट पास हो सकते हैं 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के तो लिए? यस, आप ETFs भी बाय कर सकते हो, ओके, आप बॉन्ड्स भी ले सकते हो, आप हम्म, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। हम्म, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको समझ में क्या आता है। देखो, मैं यहाँ पे ना कोई आपको हवा में बात बताने का कोई सेंस नहीं है किसी को भी, क्योंकि आजकल सारी बातें हवा में चल रही है कि 15,000 रुपये 15 साल के लिए 15% के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप डालते हो तो आप 1 करोड़पति बन जाओगे 15 साल बाद। एक्चुअली में 15 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए जो आपके कॉर्पस आपको दिखाई देगा, उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी ही नहीं। उसको आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो वो मुश्किल से 40-50 लाख रुपए होगा। मुश्किल से बता रहा हूँ ये भी मैं, राइट, 35 से 50 लाख रुपए के बीच में एक फिगर आएगा आपका, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बता रहा हूँ मैं। यस, तो ये तो बोलने की बात है ना, ये तो हवा की बात है कि 15,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो ये चीज़ बहुत क्लिक बेटी है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। टू मेक बिग मनी यू रिक्वायर थोड़ा सा गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास आज की डेट में ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको थोड़ा सा और पैसा चाहिए और बहुत सारा टाइम चाहिए। ओके, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप उस ज़्यादा पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ओके, पर बहुत ही कम पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ओके, तो अगर आपके पास वो 30-40 साल का पेशेंस नहीं है ना, तो आप छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसे कमाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो होगा ही नहीं। और ये डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। देखो, कोई कहता है स्टॉक सही है, कोई कहता है म्यूचुअल फंड सही है, कोई कहता है रियल एस्टेट सही है। आप हमारे जितने भी हमारे दादाजी हैं, पापा लोग हैं, उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे बेटा रियल एस्टेट से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। सच में बहुत सुना है, मतलब ठीक है, आप आज के किसी यंगस्टर से पूछोगे वो बोलोगे स्टॉक मार्केट इज द किंग। लेकिन ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो हमारे दादाजी और हमारे पापा की एज के हैं, जो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है आपको जाना कहाँ है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का? आज से 20 साल बाद जाना कहाँ है, राइट, राइट, इस बात पे डिपेंड करता है। आपके पास देखो, हो कहाँ, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये 3 चीज़ें फिगर आउट करनी है। तो आज आप हो कहाँ, पहले उसको एनालाइज करो। राइट, आपको जाना कहाँ है, आप ये फिगर आउट करो। अब आप यहाँ जाओगे कैसे, तो वहां पे आप आते हो इंस्ट्रूमेंट पे। तो आपने पूछा ना बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखो, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप।
द फर्स्ट स्टेप इज कि आप आज कहाँ पे हो फाइनेंशियली. राइट. द सेकेंड स्टेप इज टू फिगर आउट वेयर डू यू वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली आफ्टर 20 ईयर्स. 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल. ओके. अगर आज आप 25 ईयर्स के हो तो आप ये देखो कि जब मैं 45 का हूँगा तो मैं फाइनेंशियली कहाँ होना चाहता हूँ. सो वेयर आई एम राइट नाउ, वेयर आई वॉन्ट टू बी आफ्टर 20 ईयर्स. उसके बाद जो तीसरी चीज आती है, आपकी वाली सवाल का जवाब है ये कि अब आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है. और इंस्ट्रूमेंट्स आपके टाइम के साथ चेंज भी होते हैं. ओके. हो सकता है कि आपने 10 साल तक स्टॉक मार्केट में ऑपरेट किया, इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, अब उसने थोड़े अच्छे रिटर्न्स दे दिए, अब आप उस पैसे को निकालकर रियल एस्टेट में आ रहे हो, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसा डालने के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए. तो आपने छोटा पैसा डाला 10 साल तक, 11 साल तक, वो छोटा पैसा आपका बड़ा पैसा बन गया है. अब आप उस बड़े पैसे को वहां से निकालकर वो वाला इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज कर रहे हो जहां पर बड़ा पैसा लगाकर आप थोड़ा और थोड़ी पैसा बना सकते हैं, बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं. एग्जैक्टली. तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. 3 चीज़ें फिगर आउट करनी है. अभी हो कहाँ, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे. वेरी ट्रू, वेरी पावरफुल एंड प्रोफाउंड आदित्य. नाउ जब ये पैसे की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक नया बंदा होता है, करियर की शुरुआत करता है, और इवन मैंने भी जब शुरुआत की तो शुरुआत की सैलरी थी 5-10 हज़ार रुपये से शुरुआत की, फिर 15,000 20,000. तो शुरुआत में ही लगता था कि अभी तो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, और आपको SIP की बात कर रहा हो तो पैसे नहीं बच रहा. तो सेविंग कब से शुरू करना चाहिए, कब से हमें अपना पैसे को बचत करना शुरू कर डे देना वन. चाहिए? जिस दिन पैसे को हाथ लगाया उस दिन से बचाना शुरू कर देना चाहिए. मैं तो कहता हूँ अगर आपको बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी वहां से बचाना शुरू कर देना चाहिए. क्या बात है. डे वन. द मोमेंट यू टच मनी यू शुड स्टार्ट सेविंग इट. लक्ष्मी माता है ना, पैर होते हैं सर, सरस्वती नहीं है. सरस्वती माता के पैर नहीं होते हैं, वो आ जाती हैं, बैठ जाती हैं तो बैठ जाती हैं, रुकी रहती है. दैट इज नॉलेज. राइट. तो नॉलेज स्टेज विद यू, मनी डजंट स्टे विद यू. उनके पैर होते हैं. लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अभी तो थोड़ी सी इनकम है, राइट, थोड़े से ज़्यादा पैसे आने लगेंगे तब मैं बचत सेविंग करूंगा, तब मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तब SIP में डालूंगा, अभी तो मेरे घर के खर्चे नहीं निकल रहे. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ. आज भी मैं जिन लोगों से के साथ बैठता हूँ वो मेरे से बड़े हैं, काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके बैठे हैं, गुड अमाउंट ऑफ मनी दे हैव. हर बंदा जिसके पास मैंने बहुत ज़्यादा पैसा देखा है, वेल्थ देखी है, उसके अंदर एक चीज़ आपको हर बंदे में मिलेगी, और वो है उनकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है ना, वो उस इंसान से बिल्कुल अलग है जिसके पास वेल्थ नहीं है. सो योर फाइनेंशियल आउटकम, your wealth is actually a byproduct of your financial habits. Your health is a byproduct of your eating habits. Very true. Of your exercising habits. आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सही खा रहे हो, आपकी ये हेल्थ बताएगी ना, वो आप वो दिखेगा आपके शरीर पे. तो योर हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, ऑफ योर एक्सरसाइज हैबिट्स. तो इसी तरीके से योर वेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट्स. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद हैबिट्स. प्रॉब्लम ये यूथ को 20 साल की जो ये एज है ना, ये 20s जो है, 20s में अमीर बनना है. देखो मैं आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन देता हूँ. 20s में आप अपनी फाइनेंशियल आदतें बनाते हो. 20s इज द टाइम व्हेन यू बिल्ड हैबिट्स. आप अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स बनाओ, सेव करने की हैबिट बनाओ, इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाओ, लोगों को फालतू उधार ना देने की हैबिट बनाओ, नो बोलने की हैबिट बनाओ लोगों को. तो ये हैबिट्स बिल्ड करो जब आप अपने 20s में हो. पैसा कमाते जाओ और इन हैबिट्स पे वर्क करते जाओ. अच्छी हेल्दी हैबिट्स पालो, क्योंकि ये जो हैबिट्स है ना, ये आपके 40s में आपको रियलाइज होगा कि आपका गेम चेंज कर देंगी. क्योंकि हैबिट्स से आपके एक्शन चेंज होते हैं. एक्शन जब आपके चेंज हो जाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंपाउंड होता है. पावर ऑफ कंपाउंड. देखो अगर आज दारू या सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता तो दुनिया में कोई नहीं पीता. सही है. कि अभी पी अभी कैंसर. हाथ नहीं लगाता कोई. समझ पा रहे हो आप? सही है. कंपाउंड होता है ना, वो सालों सालों का कंपाउंड होता है. तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी हर एक हैबिट जो है ना, वो आपके एक्शन चेंज करती है. आपके एक्शन ओवर द ईयर्स कंपाउंड करते हैं और उससे आपके हाथ में रिजल्ट आता है. तो आपके 20s इज फॉर हैबिट्स, 30s इज फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. वो आप 20s से शुरू कर सकते हो, बट 30s जो है ना, वो आपके होते हैं कि आप अपने हैबिट्स को थोड़ा और रिफाइन करो, अपने रिलेशनशिप्स पे और ज़्यादा वर्क करो, और
उसके बाद जब आप 40s में आओगे ना, तो आपको बाय प्रोडक्ट्स दिखेंगे, हेल्थ के बाय प्रोडक्ट्स दिखेंगे, अगर आपकी हेल्दी ईटिंग और हैबिट्स है, एक्सरसाइज हैबिट्स सही होंगी, हेल्दी हैबिट्स है तो। वेरी ट्रू। वेल्थ के बाय प्रोडक्ट दिखेंगे अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स सही हैं तो। रिलेशनशिप्स के बाय प्रोडक्ट दिखेंगे अगर आपके रिलेशनशिप हैबिट्स सही हैं तो। क्योंकि जरूरत तो आदमी को 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र के बाद पड़ती है रिश्तों की सबसे ज्यादा। अकेला तो तभी फील होना शुरू होता है, उससे पहले तो वो बिजी है लाइफ में अपनी, राइट। उसकी लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, उससे पहले तो वो धीरे कब होता है? 45 के बाद आदमी धीरे होना शुरू होता है ना। अब क्या चाहिए? अब रिश्ते चाहिए। लेकिन जब 20s में 30s में रिश्तों पे काम ही नहीं किया तो रिश्ते होंगे ही नहीं। फाइनेंशियल हैबिट्स पे काम ही नहीं किया तो वेल्थ होगी ही नहीं। करेक्ट। ईटिंग हैबिट्स पे, एक्सरसाइज पे काम ही नहीं किया तो हेल्थ होगी ही नहीं। राइट। सो बहुत सही बताया, मतलब कहने का मतलब अगर नटशेल में बोलें तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, राइट, वेदर इट्स 20s is हेल्थ, for वेल्थ, habits, रिलेशनशिप एंड करियर। 20s is for habits, 30s is for enhancement, and Enhancement. 40s is for enjoyment. एंजॉयमेंट, वेरी And you will enjoy. If you have worked very hard in your 20s and 30s and you've kept your habits right, आपके 40s 50s बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत कंफर्टेबल होंगे। चैलेंज ये है, वही तो उम्र होती है एंजॉय करने की, मजे करने की, और आप बोल रहे हो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आपने अपनी 20s और 30s में अच्छे हेल्दी हैबिट्स पाल रखी हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और आपके फाइनेंशियल हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप जब 40 के होगे ना, तो आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों होंगी। वेरी ट्रू। लेकिन अगर आपने अपने 20s और 30s खराब हेल्थ के हैबिट्स और खराब फाइनेंशियल हैबिट्स में निकाले ना, तो आपके जो 40s होंगे ना, वो 40s में आपके पास ना तो वेल्थ होगी ना ही हेल्थ होगी, और अब आपको करना पड़ेगा काम। बट प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी बॉडी में उतनी जान ही नहीं है जितनी जान आपके पास 20s में थी, फील फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्रोक, 30s में थी। फिर आपको आएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के दिमाग में रहता है हमेशा, और खासकर इंडियन फैमिलीज़ में, कि हमें खुद का घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, तो देयर इज़ अ बिग ऑफ कन्फ्यूजन। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट और अप्रोच फॉर दैट? सी दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये जो आपकी बात है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ लोग बोलेंगे घर लेना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे घर नहीं लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ बिल्कुल लेना चाहिए अगर आपके पास घर नहीं है तो। राइट। क्योंकि सर जो घर है ना, वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो ना तो आप ज़िंदगी में और बड़ी चीज़ों के बारे में सोच पाओगे, और ना ही आप हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाओगे। करेक्ट। क्योंकि अगर आप मैस्लोज पिरामिड ऑफ नीड्स देखोगे ना, नीड्स देते हैं, सही। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स देखोगे, राइट। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर, सॉरी। राइट। तो पहले आपको फूड एंड शेल्टर चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और Right. उसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। राइट। तो आप ये समझो कि अगर आपके पास घर नहीं है तो घर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात ये है कि आप अपनी लाइफ में ये फिगर आउट करो कि आपको वो घर बनाना कब है। देखो, अगर आप अपने 20s और 30s में हो ना, ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में आप रह रहे हो आप उस घर को ओन करो, आप रेंट भी कर सकते हो। पर बात ये है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, आप उस पैसे को सही से इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये काम करने के बाद। अगर आपको पैसा सही से इन्वेस्ट करना नहीं आता तो आप घर ले लो, बिल्कुल ले लो, अपने 20s और 30s में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ, मैं ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लूँगा पैसे को मैनेज करके, और मेरे को घर की एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी जब मैं 40 के आसपास का हो गया हूँ, कि अब मेरे थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब मेरे को अपना एक घर चाहिए ही चाहिए, तो आप घर तब बना सकते हो। देखो, ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है। मेरे पास घर है तो मैं तो ये बोलूँगा ना कि मैं क्यों घर लूँ, और राइट नाउ आई हैव मनी, आई विल यूज़ दैट मनी टू मेक मोर मनी। बट जिसके पास घर ही नहीं है उसको घर लेना चाहिए सबसे पहले। लेकिन बात ये है कि देखो, आप ये फिगर आउट करो कि आपको पहुंचना कहाँ है और आपकी अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या कहती हैं। करेक्ट। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ ये कहती हैं कि मेरे पास ठीक ठाक इनकम आती है, मैं उस इनकम को 20 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकता हूँ, चाहे वो मैं कहीं भी पैसा डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं घर ले लूँगा, मेक सेंस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को सबसे पहले घर बनाना है, आप बनाओ, बिल्कुल बनाओ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। देखो, जो चीज़ फाइनेंशियली मुझे खुशी देती है ज़रूरी नहीं है वो किसी और को भी खुशी दे, और जो चीज़ उसे खुशी देती है ज़रूरी नहीं है मुझे भी खुशी दे। राइट।
आपको फ़र्क कितना पड़ता है कि आप जिस घर में रह रहे हो आप उसे ओन करते हो या नहीं करते हो, ये उस बात पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि इंडिया में हाउस इज़ एन इमोशन, घर इमोशन है सर, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पर आप ये समझ के चलो, आपको हमेशा अपने दिमाग में ये सेट करके रखना चाहिए कि जिस घर में आप रह रहे हो, अगर आप उस घर को ओन करते हो, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और वो भी तब अगर आपका घर आपकी लैंड पे बना है तो। अगर आपके पास फ्लैट है, तो वो ना आपकी इन्वेस्टमेंट है, ना आपका एसेट है, वो एक्चुअली में आपकी एक लायबिलिटी है। आपको वो रिटर्न भी तब देगा जब आप उसको 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद बेचोगे। राइट। और कोई गारंटी नहीं है कि उसका प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर लैंड आपकी अपनी है और उस पर आपने घर बना रखा है, वो भी आपका एसेट नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी लैंड पर भी घर बनाओगे तो आपके हर महीने पैसे लगेंगे उस घर को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली आपकी लैंड अप्रिशिएट हो रही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट आपके पैसे लग रहे हैं हर महीने, और Right. आपकी जेब में अभी कोई पैसा नहीं आ रहा जब तक आप उसको बेच नहीं रहे हो। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एसेट नहीं है। तो हाउस इज नॉट एन एसेट। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्योंकि ये एसेट नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल Very true. ज़रूरी है। बहुत अच्छा, मतलब ये क्लैरिटी आपने बताई कि एक ये पर्सन की लाइफ की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप लाइफ के किस फेज में हैं। एंड दूसरी बात ये सब ओवर सोल्ड है हाँ, ऑनलाइन आज की डेट में, सोशल मीडिया पे। नहीं डोंट बाय अ हाउस, यू नीड टू रेंट। निखिल कामत बोलता है कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा घर, मैं तो 3% के उस पर रेंट कर सकता हूँ, 3% ही तो कॉस्ट पड़ती है पूरे साल की। राइट। आप ये भी तो समझो कि वो निखिल कामत है, वो कितने घर खरीद सकता है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, वो अब जाकर ये वाली बात बोल रहा है। ये जिसके जो 10,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का आदमी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो घर ले ना ले। सही बात है। लेकिन आप नहीं हो ना 8,000 10,000 करोड़ के आदमी, भैया आप तो एक मिडिल क्लास आदमी हो। सही है। आप तो स्ट्रगल कर रहे हो, आप तो कोशिश करोगे ना कि मेरी फैमिली के पास कम से कम एक छत तो हो। सही बात है। तो सही बात जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर सुन लेते हो, वो चीज़ आप सुनो, समझो, उसके पीछे का लॉजिक देखो, उस लॉजिक को ब्रेक डाउन करो, और फिर आप ये देखो कि क्या ये मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पे अप्लाई करता भी है या नहीं करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि बातें तो कोई भी हवा में कुछ भी कर दो आप, बहुत बट आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी तो अलग है ना सामने वाले से। करेक्ट। अब किसी के पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है, वो घर नहीं भी लेता, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? राइट। उसका तो बैंक में पड़े पड़े इतना पैसा आ रहा है कि वो हर महीने एक नया घर खरीद ले, पर आपके पास तो नहीं है ना। राइट। सो आदित्य, एक और एसेट क्लास है जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और जिसके बारे में लोग के अपने अपने क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। सो व्हाट डू यू फील अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, राइट? क्योंकि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, राइट? तो फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन क्रिप्टो करेंसी? इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स, ठीक है। देर आर पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है क्रिप्टो करेंसी से, एंड देर आर पीपल जो बर्बाद भी हो गए हैं। इंडिया में रह के बना रहे हैं कि दुबई में जाके बना रहे हैं? इंडिया में रहने वाले लोगों ने भी बनाया है, दुबई में रहने वाले लोगों ने भी बनाया है। ओके। बनाने वालों ने बनाया है, गंवाने वालों ने गंवाया है। देखो, ये कहना कि ये चीज़ सही है गलत है, ये कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। राइट। डिमांड सप्लाई का पूरा पूरा खेल है। बिल्कुल। डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जाएगा। राइट। अब वो डिमांड हाइप बना के बनाई जा रही है, स्केर्सिटी बना के बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, करेक्ट, बेस लाइन वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि आपका पैसा। बट आप ये चीज़ समझो कि ये सवाल पूछना गलत है कि ये चीज़ सही है या गलत है। आपको ये पूछना पड़ता है, अपने आप से पूछना पड़ता है, मुझे समझ में क्या आता है। किसी को स्टॉक समझ में आते हैं तो उसके लिए स्टॉक सही है, किसी को रियल एस्टेट समझ में आता है तो उसके लिए रियल एस्टेट सही है, किसी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स दोनों समझ में नहीं आ रहा, उसको क्रिप्टो समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्रिप्टो सही है। सर देखो, कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ ऑलवेज ग्रे। तो आप ये समझो कि इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ में क्या आ रहा है। मुझे जो समझ में आता है मैं करता हूँ, मुझे जो नहीं समझ में आता मैं नहीं करता हूँ। तो यहीं पे एक पॉइंट है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों को देखा है, यूट्यूबर्स को देखा है, मतलब जिनको उस एरिया की नॉलेज नहीं है, उस फील्ड में उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में भरपूर ज्ञान देते हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर देखो, आप मतलब सोशल मीडिया पर किसी को रोक नहीं सकते हो। नहीं, एक जस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। लेट्स से एग्जांपल, किसी ने क्रिकेट खेली ही नहीं है
और ऑनलाइन जाके क्रिकेट की ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है कि ये खराब है, ये खराब है, और दुनिया जहान की बातें कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये चीज़ समझ के चलो, ऑनलाइन आपको हर जगह से चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, हम्म, और आपके लिए एक्चुअली में ये वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो बंदा कितना उस चीज़ को करता है, कितना उस चीज़ को नहीं करता है। बात वेरिफिकेशन की नहीं है, बात ये है कि लेट्स एग्जांपल किसी के पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, एग्जांपल राइट, और आपके स्टेटमेंट से जैसे अभी एक कंट्रोवर्शियल कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बिकॉज पीपल फॉलो यू, पीपल रिस्पेक्ट यू, तो वहाँ पर एक होती है ना, एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज अ कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हुसएवर इट इज़, कि जो चीज़ अगर आपने नहीं की, जिसके बारे में हमने एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस, जस्ट एक वायरल क्रिएट करने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए कोई भी चीज़ क्रिएट करना, ये मैं जानना चाह रहा था। सर, मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं किसी के बारे की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। देखो, गलत तो है ही ना, ये चीज़ तो गलत है ही। ओके। मैं भी अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कोई भी चीज़ें, तो देखो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का जो समझ में आता है, मेरे को जो समझ में आता है, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, जो चीज़ हम रेगुलरली करते हैं, जिस चीज़ पे हमारी रिसर्च सॉलिड है, वो चीज़ हम बताते हैं। जिस पे नहीं है उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हर कोई इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा सोशल मीडिया का सिनेरियो। वेरी ट्रू। पैसे को लेके एक और चीज़ जो रहती है लोगों के दिमाग में कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, राइट, इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी, राइट, पैसों से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। क्या वाकई में पैसे के साथ में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि पैसे से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं? इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी, पैसे हाथ पैसा हाथ का मैल है, ऐसा नहीं है। पैसा पैसे को खींचता है। सी, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बट पैसा कमाना सिंपल है। बट द थिंग इज, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। देखो, आपने कितनी बार सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल, कितनी एवरीबॉडी नो। सिंपल बात है ना। एक एप्पल ही तो खाना है रोज, खाते कितने लोग हैं? वेरी फ्यू। हार्डली। सिंपल है ना, इजी नहीं है। पैसा कमाना सिंपल है, इजी नहीं है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, ये बात सच है कि पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, विदाउट अ डाउट होते हैं, पर डिपेंड करता है कि किस रिस्पेक्ट में ये बात करी जा रही है। देखो, आप अगर किसी को पैसे उधार दे रहे हो, 100% चांस है, 99% नहीं, 100% चांस है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद वो रिश्ता कभी ना कभी खराब हो जाएगा। ओके। और उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन वो पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे, या उस टाइम पे नहीं आएंगे जिस टाइम पे आपको जरूरत है। खत्म हो गई बात। ओके। तो पैसा पैसा होना भी रिश्ता कभी कभी खराब करता है, क्योंकि जेलसी भी आ जाती है, और पैसा ना होना भी रिश्ते खराब करता है। देखो, इफ़ यू आर 28-29, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, अगर आप 25 से 30 साल की उम्र के बीच में हो, आप एक लड़के हो और आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, आपके घर वाले भी आपको इज्जत नहीं देंगे। ओके। कितनी भी बुरी लगती हो, लग जाए बात, बट सच है, नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। तो रिलेशन मतलब में दरार आती है जब आप उधार देते हो, इससे बड़ी उधार देना ही बंद कर दो। देना ही नहीं। एक सेंटेंस बोलो, आई डोंट लेंड मनी, मैं देता ही नहीं। देखो, लोग मतलब बोलते हैं पैसे नहीं है, 1 साल के बाद बुरा लगता था, रिश्ते खराब होते थे, उससे बड़ी आज। लोगों से लोग पैसे मांगते हैं। फॉर सपोज मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पैसे मांगा, लोग बोलते हैं यार पैसे है नहीं। देखो, ये तो गलत है बोलना, ये तो आप अपने माइंड के लिए गलत बोल रहे हो। बोलना ही नहीं है ये कि पैसे नहीं है देता नहीं मैं। रूल है मेरा, मेरा रूल है। आप एक रूल बना लो कि पैसे नहीं देने हैं। देखो, मैंने ये रूल क्यों बनाया, क्योंकि मैंने भी नुकसान करा है ना, मेरे भी पैसे गए हैं ना, पैसे नहीं आए वापस, आपके भी गए होंगे। अगर आप अभी भी ये रूल नहीं बनाते हो कि मेरे को, भाई मैं उधार नहीं देता हूँ पैसे, आप मेरे से कोई भी हेल्प मांग लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये काम होना है, यहाँ होना है, ये होना है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूँ आपके लिए। बस पैसे नहीं देता मैं। दिस इज माई रूल। मैं देता ही नहीं, मैं देता ही नहीं हूँ। आई डोंट लेंड मनी, सीधी बात है। आप हमेशा सुखी रहोगे अगर आप ये करते हो तो। देखो, आप बैंक थोड़ी हो,
पैसे लेंड करना किसका काम है? बैंक का बैंक का काम है। आप बैंक हो ही नहीं। और आज की डेट में ना सर, इंस्टेंट लोन मिलना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि कोई भी ले सकता है। तो इस ज़माने में भी अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है ना, तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ये पैसा ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला। क्योंकि इंस्टेंट लोन वो जहाँ से भी लेगा ना, उसे वापस करना पड़ेगा। अगर उसे इतनी अर्जेंसी है ना, इतनी प्रॉब्लम है, इंस्टेंट लोन ले ले। वहाँ पर इंस्टेंट लोन ले ले। अरे एयरटेल पेमेंट्स बैंक देता है आपको इंस्टेंट लोन 9% के रेट पे, ले लो ना। 12% के रेट पे ले लो। 1 महीने बाद दोगे ना, 1% ही तो देना पड़ेगा। राइट। 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, 1 लाख रुपए का 1% कितना होता है? कितना होता है सर? 1000 रुपए होता है। 1000 रुपये। आप 1 लाख रुपए का लोन उठा रहे हो, 1,01,000 वापस नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, इतना तो है। 2 500 के नोट ही तो एक्स्ट्रा जाएंगे। राइट। सही बात है। सही आपको बात। 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट। ले लो ना इंस्टेंट लोन। 1,01,000 दे देना 1 महीने के बाद। पर वो आपसे मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? पैसा आपको वापस नहीं आने वाला। मतलब उसकी इंटेंशन पहले दिन से ही क्लियर है। पुराने टाइम पे ना, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, आप पेपरलेस ऐसे एकदम से फ़ोन पे जाके एकदम से लोन नहीं उठा सकते थे। उस ज़माने में समझ में आता है कि किसी को बहुत ज़रूरत है भाई। साहूकारों का ज़माना था वो, कि आपके पास आ रहा है बंदा, सर मेरे को लोन की ज़रूरत है, ठीक है। और अब तो कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ता इंस्टेंट लोन के लिए। तब तो आपको तब भी गिरवी रखना पड़ता था, सर मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को पैसा लोन दे दो, जो भी चीज़ है। वो ज़माना था, तब लोग दोस्त या रिश्तेदारों से मांग लेते थे, क्योंकि इंस्टेंट नहीं था कुछ। आज की डेट में इंस्टेंट लोन का ज़माना है। अगर आज की डेट में आपसे कोई पैसे उधार मांग रहा है, तो आप ये समझ लो, ये पैसा वापस नहीं आने वाला। ये पैसा ज़िंदगी में आपके पास वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से वो ले नहीं रहा और देना पड़ेगा उसे, और आपके लिए वो कुछ भी कर सकता भाई है। मेरे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, करा लो ना इंस्टेंट लोन। 20,000 रुपये का ज़रूरत है, करा लो इंस्टेंट लोन। 2 महीने बाद भी दोगे, कितना हो गया? 2% इंटरेस्ट लगेगा। राइट। दे दो 2%, कितना होता है? वेरी ट्रू। 480 रुपये तो लगा। ग्रेट। सो आदित्य, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आपसे, फाइनेंस के बारे में, लोन्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। अगर एक इंसान को लॉन्ग टर्म एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, राइट, तो क्या माइंडसेट और क्या एटीट्यूड होना चाहिए? कि व्हाट आर द सीक्रेट टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म वेल्थ? सिंपल है, वेल्थ क्रिएशन पेशेंस से ही होती है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती है। सक्सेस भी ओवरनाइट नहीं आती है। आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखो, ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता, बहुत टाइम लगा है उसको भी। वेल्थ भी ओवरनाइट नहीं बनती है। तभी मैंने कहा था कि 20s इज़ फॉर फाइनेंशियल हैबिट्स। हैबिट्स का टाइम होता है 20s, और 40s वो टाइम होता है जब आपको वेल्थ बनेगी, आपकी वेल्थ दिखाई देगी आपको, वो भी तब जब आप 20s से उसकी प्लानिंग करके चल रहे हो। वेल्थ इज़ लॉन्ग टर्म। तीनों चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये तीनों लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। जो चीज़ें लॉन्ग टर्म है उसको आप जल्दी अचीव नहीं कर सकते हो। आप इस बात को समझ लो। 6 महीने में बॉडी नहीं बनती है, सालों लगते हैं। 6 महीने में वेल्थ नहीं बनती है, सालों लगते हैं, तो लगते हैं। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो एटीट्यूड है ना, वो लोगों को ले डूबता है। देखो, आप नेचर के लॉ से फाइट कर लोगे क्या? आप ये कह सकते हो कि आसमान नीला क्यों है? आप ये कह सकते हो कि पानी गीला क्यों है? नहीं कर सकते। लड़ाई कर सकते हो आप इस बात पे कि पानी गीला क्यों है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं कर सकते हो ना आप। घास हरी क्यों होती है? कर लो लड़ाई जितनी मर्जी करनी है। ये नेचर का लॉ है ना। तो नेचर का लॉ है कि वेल्थ टाइम लेती है, सक्सेस टाइम लेती है, हेल्थ टाइम लेती है। पीपल आर नॉट रेडी टू पुट द टाइम, मनी एंड एफर्ट टू। आप नेचर से लड़ाई थोड़ी ना कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर कर लो, फ्रस्ट्रेटेड, राइट? कुछ होगा ही नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं रोज बैठ के सोचता हूँ, यार यह आसमान ना हरा होना चाहिए। मैं 10 दिन सोचूंगा, 20 दिन सोचूंगा, कितनी लड़ाई कर लूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। सेम चीज़ है, आप कर लो, कितनी लड़ाई करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपकी लाइफ की ऐसी वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जिनसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आया, राइट? यू लर्न अ लॉट, राइट? जो आप चाहते हो कि लोग ना करें, या आपकी एज, मतलब आपकी यंग जनरेशन ना करे, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। सबसे पहला थोड़ा पर्सनल है लैंडिंग लेकिन मनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहला लैंडिंग मनी। ओके। किसी को पैसे नहीं देने हैं। ओके। किसी को पैसे नहीं देने हैं। दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो। माँ बाप को छोड़कर किसी के हाथ में पैसे नहीं देने हैं। खत्म हो गई बात। कुछ भी हो, कितना ही बड़ा दोस्त हो, कितना ही बड़ा यार, कुछ भी हो, ओके। देने ही नहीं है।
देता ही नहीं मैं। ओके। और क्योंकि आपको ये करके ना आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके साथ सिर्फ मदद के लिए या फायदे के लिए हैं। राइट। किसी इंसान को आपने पैसे देने से मना कर दिया और वो आज भी आपका उतना ही अच्छा दोस्त है ना, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास दोस्ती के लिए है, वो आपके पास पैसे के लिए नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ से दोस्ती खराब हो रही है ना, तो इसका मतलब वो दोस्ती वो वैलिड ही नहीं है, वो है ही नहीं। आप जाने दो उस दोस्त को, वो सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपसे आप कनेक्ट करता जाने है। दो, ऐसे रिलेशनशिप्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1 इज़ डोंट लेंड मनी। दूसरा चीज़ ये है कि आप ये समझो, आपको अपने टाइम, एफर्ट, पैसा तो चलो हमने बात कर ही ली, टाइम और एफर्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। अगर आपके टाइम एंड एफर्ट की वैल्यू आपकी नज़र में ज़्यादा है, तो आप उसको जुडिशियसली स्पेंड करो, आप उसको सोच समझ कर दो लोगों को। अगर आपके अपने नज़र में आपकी टाइम और एफर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसको फिर तो आप उसको कहीं भी वेस्ट करोगे ना। तो अपनी नज़र में अपने टाइम और एफर्ट की वैल्यू बनाओ और उसे वहीं पर दो जहाँ पर उस चीज़ की उतनी वैल्यू करी जा रही है। मतलब आपको अपनी जो होता है ना, अपनी खुद की कीमत, औकात खुद बोल की दो आप औकात उसको। बोल दो, हाँ, बिल्कुल रियल पता लैंग्वेज होनी है। चाहिए आपको यस यस, और आप हाउ उसको प्रीशियस। वैल्यू करो। और तीसरी जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है, लर्न टू से नो। ना बोलना सीख जाओ आप। जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलना है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ना बोलना है तो बोलना है। अगर मेरे को फोमो में नहीं पड़ना, किसी की गाड़ी, किसी का पैसा, किसी की सक्सेस, किसी का कुछ भी देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोलता है ना आपको, अरे यार उसके पास तो ये है तू भी ले ले, नहीं लेना चाहिए ही नहीं, नहीं करना। ना बोलना आना चाहिए, सेल्फ बहुत कंट्रोल ज़रूरी है। बेसिकली। आपको पता होना चाहिए कि ना कैसे बोलना है और कहाँ पे कितनी देर बैठना है, किसको कितना टाइम देना है, ये पता होना चाहिए। वेरी ट्रू। यू शुड नो व्हेन टू लीव द रूम। किसी भी कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा बैठोगे ना, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एक टाइम के बाद। यू शुड नो व्हेन टू लीव द प्लेस। किसी मीटिंग में जा रहे हो, यू शुड नो व्हेन टू लीव। किसी से मिलने जा रहे हो, यू शुड नो व्हेन टू लीव। किसी के साथ रिश्ते में हो, यू शुड नो व्हेन टू लीव। यू शुड नो व्हेन टू लीव। वेरी ट्रू। कहाँ पर कितनी देर के लिए किसके साथ बैठना है, ये आपको पता होना चाहिए। और कब वहाँ से उठ के जाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बताया एंड काफ़ी डीपर मतलब लेवल की ये आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लर्निंग्स है। देखो यहाँ पे कोई ऐसे कोई ये गीता ज्ञान नहीं है, कोई ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। राइट। ये पर्सनल मेरी अपनी जर्नी से आता है। मेरे को आज 11 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं बहुत यंग एज से काम करता हुआ आया हूँ। तो ये मेरी पर्सनल जर्नी से मैंने सीखा है, एक्सपीरियंसेस लेके सीखा है, ठोकर खा के सीखा है, चीज़ें करके सीखा है। तो ये मेरा पर्सनल है, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उनको मैं दे रहा हूँ। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, क्या ये बात सही है? डिपेंड्स कि आप खुश किस चीज़ से होते हो। अगर आप खुशी उन चीज़ों से होते हो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तो आप पैसों से कभी खुशी नहीं खरीद पाओगे। जैसे कि मैं अपने पापा के साथ बैठा हुआ हूँ हम्म और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं और वो मेरे से बात कर पा रहे हैं। हम्म अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं चाहिए ना, हम्म पर खुशी है। क्या मैं पैसे से अपने फादर की नज़र में प्यार खरीद सकता हूँ? कभी नहीं खरीद पाऊंगा, कितनी भी कोशिश कर लो। सोच के देखो आप, वेरी ट्रू। कितनी भी कोशिश कर लो। तो आप ये चीज़ समझो कि बहुत सारी चीज़ें जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो, एक्चुअली में नहीं खरीद सकते हो। आपने अपने बच्चे का बचपन मिस कर दिया पूरा, आपने उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो ना, आप इस टाइम को वापस नहीं ला सकते हो। आप उसका बचपन नहीं खरीद पाओगे पैसे से, कितनी भी कोशिश कर लो। तो अगर मेरे को खुशी मिल रही है उसके अपने बच्चे के साथ बचपन में टाइम स्पेंड करने से, तो दिस इज समथिंग मनी कैन नॉट बाय फॉर मी। वेरी ट्रू। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से खुश होते हो। अगर आपको गुची एलवी के बैग लेके खुशी हो रही है, महंगी घड़ी पहन के खुशी हो रही है, तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस फॉर यू। बट अगर आपको खुशी ही उन चीज़ों से होती है विच मनी कैन नॉट बाय, तो
तो आप ये पैसे को हैप्पीनेस से लिंक मत करो ना. मनी विल नॉट बाय हैप्पीनेस फॉर यू इफ यू डोंट फील हैप्पी विद द थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय. अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी पर्सन टू करता पर्सन वेरी है, आपकी क्या डेफिनेशन है मनी पर्सन टू की. पर्सन वेरी करता है. मनी कैन मेक यू कंफर्टेबल, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस. पैसा आपको एक अच्छा बिस्तर खरीद के दे सकता है, पैसे आपको नींद नहीं देगा अच्छी. राइट. पैसा आपको हेल्थ केयर दे सकता है, जिम की मेंबरशिप दे सकता है, लेकिन हेल्थ नहीं देगा. खाना दे सकता है, बट हेल्थ नहीं देगा. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा. आपकी टेबल पे कितना ही न्यूट्रिशियस फूड पड़ा हो, आप उसे खा नहीं रहे हो तो आपको हेल्थ थोड़ी ना मिल जाएगी. पैसे से थोड़ी खरीदी है आपने. तो पैसा टूल है. पैसा आपके लिए चीज़ें इनेबल करता है, बट पैसे से सब कुछ नहीं होता. आप सब कुछ नहीं खरीद पाओगे, पैसे से कभी भी नहीं खरीद पाओगे. जस्ट मीडियम है, टूल है जो आपने मनी बताया. टूल है, इनेबल करता है आपके लिए चीज़ें. आदित्य, आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें, कोई ऐसी बुक्स जिनने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया हो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस? कोई. सी 3 बुक्स हैं. नंबर 1 इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी. नंबर 2 इज गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी. और नंबर 3 बुक जो मेरे को लगता है मैंने मेरी लाइफ में जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो है भगवत गीता. लेकिन अगर आप उसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो, अगर आप उसको धार्मिक पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आपको नहीं लगेगा वो. लेकिन अगर आप उसको लाइफ के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, काम के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो इट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ. सो आपका देखने का नज़रिया भी बहुत मैटर करता है. करेक्ट करेक्ट. रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड. इसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं. तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, मिथ कंसेप्शंस हैं. तो एज ए इंडस्ट्री अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, जब वर्ल्ड की इतनी टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रही है, राइट, डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में बात करते हैं, और यूएस में वर्ल्ड वाइड इस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. बट हाँ, कुछ फर्जी कंपनियां, पॉन्जी स्कीम आ जाती हैं जो मार्केट को स्पॉइल कर देती हैं, और तो लोगों का परसेप्शन बन जाता है. और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, नेम एनी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे बेकार प्लेयर होते हैं और कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं. सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? See, if the company is right, if the product is right, then network marketing is actually a launch pad. It is actually a platform जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है. ओके. आपको रिलेशनशिप्स बनाना सिखा देता है, आपको सेल्स सिखा देता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा देता है काफ़ी हद तक. ठीक है. तो इट इज़ ऑल्सो एन एनेबलर इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी विद द राइट पीपल. करेक्ट. बट देखो, डिपेंड करता है. हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है. किसी के लिए कुछ सही है तो किसी के लिए कुछ गलत है. तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हैव यू हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? यस. ओके. एंड आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सीखी वहाँ से. ओके. तो मैंने बहुत सेमिनार्स अटेंड करे हैं. दिस इज़ माय एक्सपीरियंस. मैंने बहुत सेमिनार्स अटेंड करे हैं, मैंने बहुत कोचिंग प्रोग्राम्स अटेंड करे हैं, और मैं काफ़ी लोगों के साथ बैठा हूँ इस इंडस्ट्री में काम किया है जिन्होंने. ओके. ठीक है. तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं वहाँ से. लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. डेफिनेटली. और इम्पॉर्टेंट ये कि आप सही कंपनी के साथ में, सही टीम के साथ में, सही जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ में, हाँ, रादर देन दो पॉन्जी स्कीम है कि इतना पैसा लगाओ 2 का 4 हो जाएगा, वो हर जगह जो रहते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए. यस. तो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, राइट, कि मेरा पैसा मैं किसी जगह लगाने जा रहा हूँ, किसी ने बोला कि ये एक ऐसी जगह है. सो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने के पहले क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए, या जो जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं? आपके पास पैसा कितना है? एनी अमाउंट ऑफ मनी, राइट, कोई भी, मतलब मुझे 100 रुपये भी कहीं खर्चा करना है, इन्वेस्ट करना है. वही मैं कह रहा हूँ ना. एग्जैक्टली. पहली चीज़, आपके पास पैसा कितना है. दूसरी चीज़, आपके पास पेशेंस कितना है. और तीसरी चीज़ कि आपको पहुँचना कहाँ है. पहला पैसा, दूसरा पेशेंस, और तीसरा पहुंचना. मतलब 3P रूल हम याद रख सकते 3P. हैं. आदित्य सैनी का 3P रूल व्हेन इट कम्स टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस. पैसा कितना है, पहुँचना कहाँ पे है, और पेशेंस आपके पास पेशेंस कितना कितना है. है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन रहा आदित्य. एंड थैंक यू सर. आपने इस 10-12 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि कितने डीपर लेवल पर आपने अपने लाइफ को अंडरस्टैंड किया है. एंड आपके पास कॉन्सेप्ट की गजब की क्लैरिटी है. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक यू अमेजिंग फॉर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. Thank you so very much. थैंक यू.